नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नाउन केस के बारे में, जो कि एक जरूरी टॉपिक है। हमने अब तक प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन प्रोनाउन को और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए एक टॉपिक हमारा जरूरी था, ये केस। इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम प्रोनाउन को बहुत डिटेल में जानेंगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली वाली वीडियोज को अच्छे से देखा है, समझा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। अगर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। वीडियो को शुरू करें तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक है नाउन। नाउन में केस। केस को हिंदी में बोलते हैं कारक। केस को हिंदी में कारक बोलते हैं। अब वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम हर बार शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जान पहचान से बढ़ा लेते हैं जरा आपकी थोड़ी सी। डेफिनेशन होती है, case is that form of noun or pronoun which shows its relation to other words in the sentence। ठीक है सर। इसका क्या मतलब हुआ अगर हिंदी में समझने से, तो इसे बोलते हैं कारक। संज्ञा का वह प्रकार होता है जो वाक्य में उसका, उसका से मतलब है यहां खुद का, ठीक है, नाउन का दूसरे शब्दों का संबंध दर्शाता है। अब जहां तक ये बात आपके समझ में आ गई होगी, यहां हमने उसका यूज किया। ये जो उसका है, उसका का मतलब है यहां संज्ञा। मीन्स यहां नाम केस के बारे में पढ़ रहे हैं तो संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका का मतलब यहाँ संज्ञा होना चाहिए और संज्ञा ही इसका मतलब है यहाँ। ठीक है, तो कुल मिला के है संज्ञा का वाक्य में दूसरे शब्दों का क्या संबंध है, ये चीज हमको दिखाएगा कारक। ठीक है। अब ये तो इसका डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद चलिए जानते हैं संज्ञा के प्रकार, सॉरी केस के प्रकार। संज्ञा के बारे में ज्यादा बात होती है। अब यहाँ काइंड्स ऑफ केस अगर जानेंगे तो ये इंग्लिश में 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है वोकेटिव। वोकेटिव के इधर पॉसेसिव लिख दीजिए, इधर लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है। चौथा होता है आपका वोकेटिव और पांचवा होता है डेटिव।
ठीक है सर, इतनी बात समझिए। अब ये जो आपका नॉमिनेटिव केस है, इसको आप सब्जेक्टिव भी कहते हैं। ये जो नॉमिनेटिव है, इसको आप सब्जेक्टिव भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव है, इसको आप एक्यूजेटिव भी बोल देते हैं। ठीक है सर, और पॉसेसिव को आप जेनेटिव बोल देते हैं। पॉसेसिव को आप जेनेटिव भी बोल देते हैं। इनके ये दूसरे नाम हैं। हालांकि इनकी जरूरत हमको बहुत कम पड़ती है। जैसे आपका ये पॉसेसिव को आपने जेनेटिव बोल दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को आपने एक्यूजेटिव बोल दिया, या फिर सब्जेक्टिव को आपने नॉमिनेटिव को आपने सब्जेक्टिव बोल दिया। हालांकि इनको तो हम जानते ही हैं, नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव बोलते हैं, इसको सब लोग जानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव भी बोला जाता है और पॉसेसिव को जेनेटिव भी बोला जाता है। इनको नहीं जानते हैं तो कोई जरूरत भी नहीं है इनको ध्यान में रखने की, बहरहाल मैंने जानकारी के लिए बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो नंबर 1 पे आता है नॉमिनेटिव केस। कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत है अभी कि सर आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है। तो मेरी उनको ये राय है कि अगर आपकी समझ में हैंडराइटिंग नहीं आ रही है तो आवाज तो आपकी समझ में आ रही है, आप आवाज को समझिए, सुनिए ध्यान से, और फिर उसके बाद में आप पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। हालांकि लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे भी, खैर कोई बात नहीं। चलिए, नॉमिनेटिव केस जिसे आप सब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसे हम हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं हम कर्ता कारक। ठीक है सर। अब कर्ता कारक से हमारी समझ में बात आती है कि हम यहाँ कर्ता के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने पहले बता दिया, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका ये कर्ता के बारे में बात होगी। तो कर्ता कारक की थोड़ी सी पहचान देख लेते हैं क्या होनी चाहिए। डेफिनेशन, तो यहां देखेंगे नॉमिनेटिव केस नेम द एजेंट और अ पर्सन हु डज समथिंग। जहां तक है समझ में आ रहा होगा आपके बारे में, आपकी में ये कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कर्ता कारक वाक्य में ऐसे व्यक्ति या एजेंट का मतलब भी आप यहां कोई व्यक्ति कर सकते हैं के बारे में बताता है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। सेंटेंस में ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएगा जिसने कुछ किया है, कुछ कार्य किया है, एक्शन किया है। समझ में आ रही होगी बात यहां तक। अब अगर नहीं समझ में आ रही तो यहां से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां मैं लिखता हूं राकेश
रीड्स द बुक। अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर से देखें इसे, अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर से देखेंगे तो हमारे सेंटेंस में दो भाग होते हैं मुख्यतः। आपका एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है सर। तो यहां आपका सब्जेक्ट क्या है, यहां आपका नाउन। जैसे हम पहले डेफिनेशन पढ़े हैं कि आपका नाउन होगा, केस के बारे में पढ़ रहे तो ऑब्वियसली बात है नाउन होगा। यहाँ नाउन केस आपका ऐसा शब्द होता है जो नाउन में हो रहे, नाउन में क्यों आपका ये केस ऐसा शब्द होता है, या ऐसे शब्द का मतलब संज्ञा से यहाँ ऐसा संज्ञा है, ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध क्या ये बताता है। तो यहाँ अब राकेश आपका नाउन है, मैंने इसका वर्ड एनालिसिस करना सिखा दिया है आपको। तो राकेश आपका नाउन है, आप आराम से इसे बता सकते हैं कौन सा नाउन है क्या है। अब यहाँ पर दूसरे शब्दों का मतलब यहाँ भी दूसरा आपका नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन अब ये पहला सब्जेक्ट है आपका। अब ये राकेश क्या है, सब्जेक्ट, और इधर बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब राकेश का संबंध क्या है किताब से। संबंध का मतलब हम जब नॉमिनेटिव केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ कर्ता कौन सा काम कर रहा है, किसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है, तो ये देखेंगे हम राकेश क्या कर रहा है, किताब के साथ संबंध है, और किताब क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे बोले कि किताब के साथ क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, राकेश के द्वारा पढ़ा जा रहा है। काम किसने किया है, राकेश ने किया है सर। ठीक है, अब आपकी समझ में क्लियर हो जाना चाहिए कि राकेश ने किया है, किताब को पढ़ा है, क्या किया है, किताब को पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो पढ़ा जाना हो रहा है राकेश के द्वारा, ये कर्म हो रहा है कर्ता के द्वारा, में सब्जेक्ट के द्वारा ये एक्शन किया जा रहा है पढ़ने का। ठीक है, एक और दूसरा एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपका, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब यहां जो आई है ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका वेंट है, ये आपका एक्शन हो गया। ठीक है सर, आई वेंट टू स्कूल। अब स्कूल भी तो आपका एक नाउन है। क्लियर, आपका स्कूल भी नाउन है। अब मैंने क्या किया, मैं गया स्कूल, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, जाया जा रहा है स्कूल में। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई आपकी। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कौन सा काम किया है, स्कूल में जा रहा हूं, मेरे द्वारा एक्शन परफॉर्म कौन सा किया जा रहा है, जाने का, स्कूल। तो मेरा स्कूल से संबंध क्या है कि मैं स्कूल में जाता हूं, ये मेरा काम है, ये मैंने किया है। ठीक है सर, तो आपके समझ नॉमिनेटिव केस आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा है हमारा वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव केस को आप हिंदी में बोलते हैं कर्म कारक। अब इसकी डेफिनेशन जब हम समझेंगे नाम से ही हम समझ सकते हैं। जैसे उसमें कर्ता कारक में कर्ता ने कुछ किया था, सब्जेक्ट ने कुछ एक्शन किया था, लेकिन यहाँ अब कर्म कारक में ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट पर किया जाएगा। ठीक है, मीन जिस पर काम किया जा रहा है, यहाँ हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसे बोल सकते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। तो इसे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस इंप्लाइज the object or things to which something is done
मीन्स अगर इसे हिंदी में देखें तो कर्ता कारक ऐसी वस्तु को दर्शाता है या दिखाता है जिस पर या जिसके बारे में कुछ का मतलब कार्य ही होगा, कुछ कहा जाता है या किया जाता है। ठीक है सर। अब इससे थोड़ा डिटेल में समझने के लिए एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इधर। जैसे ही सेट ऑन द बेंच, मैंने एग्जांपल लिख दिया, ही सेट ऑन द बेंच। अब ये जो आपका बेंच है ऑब्जेक्ट है, हमको बस सेंटेंस में दो ही चीज छांटनी है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका ही। ठीक है सर। अब ये आपका ही सब्जेक्ट हो गया, तो ये नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है ये। और यही हमने डेफिनेशन में देखा है कि ऐसा कोई संज्ञा या सर्वनाम जिसके बारे में बात की जाएगी, ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका नाउन है। अब इस प्रोनाउन का इस नाउन के साथ संबंध क्या है, किस पर काम किया है, बेंच पर काम किया गया है। हमने फाइंड आउट किया बेंच पर क्या किया गया है, वो बैठ गया। वह का मतलब प्रोनाउन है, यहाँ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह बैठ गया है बेंच पर। कौन सा एक्शन हुआ बैठने का, कहां हुआ, बेंच पर हुआ, किसके द्वारा हुआ, आपका ही। ये आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है। अगर इसे नॉमिनेटिव केस में देखेंगे तो ही, नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट देखेंगे तो ही आपका मीन्स किसने काम किया, ही ने किया। यहाँ किसी का नाम भी हो सकता था, यहाँ सब्जेक्ट भी आ गया है। ठीक है। अ, तो आपने ही ने किया, वो प्रोनाउन ने किया, तो वो आपका नॉमिनेटिव केस हो जाए। किसने किया, प्रोनाउन ने किया या नाउन ने किया, सब्जेक्ट ने किया। किस पर किया गया, बेंच पर किया गया। जिस पर किया जाता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस, जिस पर करता है वो आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक है सर। इतनी सी बात आपकी समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझने के लिए। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं। कार्तिक इज ड्राइंग अ पिक्चर। ठीक है सर। अब यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छांटिए। आपका सब्जेक्ट तो कार्तिक हो गया जो एक नाउन है, पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी एक नाउन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वापस वही चीज दोहराएंगे, किस पर एक्शन किया जा रहा है, पिक्चर पर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पिक्चर को बनाया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है पिक्चर। ठीक है। अब पिक्चर को ड्रॉ किया जा रहा है तो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, कार्तिक के द्वारा बनाया जा रहा है, तो आपका ये नॉमिनेटिव केस हो गया। ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को छांट सकते हैं। ठीक है सर। चलिए इतनी बात क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं और अब ऑब्जेक्टिव केस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में हमको दो ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहां एग्जांपल लिख देता हूं, ही लेंट मी अ बुक। मैंने एग्जांपल लिखा, ही लेंट मी अ बुक। उसने मुझे किताब उधार दी। ठीक है सर। तो यहां देखिए हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो मी है ऑब्जेक्ट, और एक आपका बुक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट है, लेंट का मतलब दिया, उधार देना। उसने मुझे एक उधार दी, एक किताब उधार दी। ठीक है सर। यहां समझते हैं दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक तो मी आपका ऑब्जेक्ट है और दूसरा आपका बुक ऑब्जेक्ट है। अब इसमें दोनों ऑब्जेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, आपका ये जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मीन्स जो सबसे लास्ट में आएगा, जिसके बारे में बात की जाएगी, वो तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जिसके बीच में, उससे पहले कोई भी वर्ब के पहले या बाद में, सॉरी वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
ठीक है सर, यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। मींस हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, थोड़ा और आसानी से समझते हैं इसे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जब बात आएगी तो वो आपकी कोई भी थिंग होगी, कोई भी वस्तु होगी, रेफर्स टू अ थिंग हमेशा। ठीक है, रेफर्स टू अ थिंग। ठीक है सर, यहां लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होगी, तब आपका ये रेफर्स टू पर्सन। पर्सन से मतलब यहां आपका प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि ही, मी, दे, ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। जरूरी नहीं है पर्सन का मतलब नाउन ही हो, वो आप प्रोनाउन को भी डिनोट कर सकता है। ठीक है सर, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, हमने जब प्रोनाउन पढ़ा था, प्रोनाउन में जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ा था दो ऑब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, केस पढ़े थे हमने दो, दो ही वहां भी पढ़ रहे थे कि आपका पर्सनल प्रोनाउन को दो तरीके से जाता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहां से आया, यही केस से आया था, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अगर उसको ना भी पढ़ते तो यहाँ केस पढ़ लेते, दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, और उसमें भी हमने कहा था कि कई कई दो बार हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट दो दो बार आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो भी यहीं से उठ के गया है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। अब जो भी कंफ्यूजन रहा होगा आपके दिमाग में से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका पोसेसिव केस। ठीक है सर, अब आप इस पॉसेसिव केस को समझने की कोशिश करिए। इसको थोड़ा सा डीप में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, थोड़ा बड़ा है ये बाकी से। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं, अधिकरण बोल दीजिए, अधिकरण कारक। ठीक है, तो यहां क्या होता है, इसमें हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट का किस चीज के ऊपर पोसेशन है, किस चीज के ऊपर अधिकार है, वो इसमें हम जानेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। या सिंपल लिख सकते हैं इसे हम, possessive case denotes possession or the owner। ठीक है सर, तो यहां आपका मालिक को बताएगा ये, या फिर आपका अधिकार को बताएगा। ठीक है ना, इतनी सा समझ में आपकी बात आ रही होगी। मालिकाना हक किसका है, सब्जेक्ट का किसके ऊपर है। ठीक है ना, इस चीज को हम समझेंगे। इसे हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि मीन्स आपका अधिकार को बताता है। बस सिंपल इतना लिख दीजिए। ठीक है, अधिकार को बताता है, किसका अधिकार, आपका सब्जेक्ट का, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है सर, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जरा क्या क्या एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। देखिए मैं लिखता हूं इधर मोहन्स ब्रदर, मोहन्स ब्रदर। अब भाई आपका ऑब्जेक्ट है और मोहन आपका सब्जेक्ट है। अब यहां हमने देखा एपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया है, इसका मतलब यहां ये पोसेशन शो कर रहा है। ठीक है, मोहन का भाई। क्लियर, और ऐसे ही जैसे दैट इज माई बुक, तो वहां भी आपका किताब किसकी है, मेरी है। क्लियर सर, वहां आपका पोसेशन ये शो करेगा। अब यहां बात आती है कि आपके अधिकार को किस किस तरीके से बताता है, मतलब रूल्स फॉर फॉर्मेशन पोसेशन। ठीक है,
तो सबसे पहले जानते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोसेशन। मीन्स अगर किसी का भी अधिकार बनेगा तो उसके नियम क्या क्या है, किस किस तरीके से अधिकार बनेगा। ठीक है सर, तो इसे जान लेते हैं एक बार। चलिए, पहला जो रूल है इसमें हम साफ साफ लिख देंगे बाय एडिंग, जो हम नॉर्मली देखते हैं एपोस्ट्रोफी ए और एस ए, या फिर ऐसे लिख दूं मैं एपोस्ट्रोफी देन एस, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, टू द नाउन। मीन्स नाउन में हम केवल एपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे, ये वाला, ये। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया मोहन्स ब्रदर, एपोस्ट्रोफी देन एस, इधर आप उसके बाद ब्रदर लिख दीजिए। ठीक है सर, मोहन का भाई। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है, एक एक्सेप्शन है। क्या है, मैंने उसके बाद आपको दूसरा एग्जांपल जो दिया था, दिस इज माई बुक, तो माई क्या है, प्रोनाउन है। तो यहां जैसे आपके प्रोनाउंस, जैसे माई, और आर्स, ठीक है, योर, योर्स, इस तरीके से इट, ये वाले जो हैं आपके पहले से पहले पोसेशन शो करते हैं, तो इनका आपको इसमें कोई एपोस्ट्रोफी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि पहले से पहले आपका पोसेशन या फिर ओनरशिप शो करते हैं, तो इनको हम ओमिट कर देते हैं। ये आपका एक्सेप्शनल केस है। ठीक है सर, तो इनको ध्यान रखेंगे। इसके बाद से जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 कहता है कि प्लूरल जितने भी आपके प्रोनाउन होंगे, सॉरी प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स में क्या करेंगे, केवल एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, मींस इसे हम लिखते हैं पूरा बाई पुटिंग एपोस्ट्रोफी आफ्टर प्लूरल नाउन्स। जैसे मैंने लिखा बॉयज, अब बॉयज प्लूरल है, अब एस है इसके लास्ट में, तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, बॉयज के बाद आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। इसमें बोलने में आपको केवल वॉइस सुनाई देगा, लेकिन आप रिटन में देखेंगे जहां अपोस्ट्रोफी लगा है वहां आपका पोसेशन आ गया। ठीक है सर, ऐसे ही आप देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का आप पोसेशन करेंगे तो इसमें आएगा आपका अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्सिस नहीं होगा। एक्चुअली यहां जितने भी नाउन्स होंगे जिनके पीछे साउंड एस होगा, साउंड एस, ठीक है, लिख दीजिए नाउन्स एंडिंग विथ साउंड एस। ठीक है सर, वह क्या करते हैं, लिख दीजिए जस्ट पुट अपस्ट्रॉफी, ये आफ्टर द वर्ड,
ठीक है सर। जहां भी अब जो आपका कुछ भी वर्ड है, चाहे वो खत्म कहीं भी हो रहा है लेकिन उसका साउंड एस है, वहां उसके लास्ट में केवल अपस्ट्रॉफी ही लगाएंगे। जैसे कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है, मैं लिख देता हूं यहां जॉन कीट्स, मैंने लिखा इधर जॉन कीट्स, ठीक है, यहां लिखता हूं इधर। अब इनका नाम खत्म हो रहा है सबका एस में, तो क्या करेंगे, लिखते हैं कीट्स नोवेल, मतलब कीट का नोवेल, ठीक है। ऐसे ही और भी हैं वर्ड्स, जैसे मैं लिखता हूं जीवस मदर, ठीक है, तो यहां केवल एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। इतनी बात क्लियर आए, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4। वो क्या कहता है जरा देखेंगे, बाय एडिंग अपस्ट्रोफी, यही आफ्टर द नाउन्स ending with CE, ठीक है, और SS फॉलोड बाय वर्ड, कौन सा वर्ड आपका, सेक, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो इस शब्द से, जिनके लास्ट में सेक आता है, ठीक है, चाहे उसके लास्ट में सीई हो या फिर एसएस हो, केवल अपॉस्ट्रोफी उसके पीछे लगाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूं गुडनेस सेक, मैं लिखते ना फॉर गुडनेस। अब यहां क्या डबल एस है लेकिन इसके पीछे केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, सेक, ठीक है। होलीनेस सेक, होलीनेस में डबल एस है, अपॉस्ट्रोफी लगाइए, सेक, यहां आपका इससे पोसेशन बन जाएगा। जैसे जस्टिस के पीछे सीई है, अपॉस्ट्रोफी लगाइए, सेक लगा दीजिए, जस्टिस शेक, ठीक है सर। तो ये आपका नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं जरा। रूल नंबर 5 क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है हमारा, व्हेन नाउन इज यूज्ड इन अपोजिशन with another, apostrophe s is apostrophe then s is added only to second word। कहने का मतलब है जब आपका एक नाउन यूज हो रहा है उसके साथ में दूसरा नाउन को यूज कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, जो उसकी पहचान बताता है, उसके लिए केवल अपॉस्ट्रोफी देन एस का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखता हूं यहां रितेश द गोल्ड स्मिथ, ठीक है, ब्रदर। अब यहां क्या है, मैंने रितेश और गोल्ड स्मिथ मीन्स ये एक ही व्यक्ति है, रितेश सुनार है, ठीक है।
लेकिन दो नाउन अलग अलग है। गोल्ड स्मिथ आपका नाउन है और रितेश भी नाउन है, ये दोनों दोनों कोरिलेट करते हैं, तो यहाँ रितेश के पीछे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, मीन रितेश सोनार का भाई। तो यहाँ इसमें क्या होगा, गोल्ड स्मिथ के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। रितेश द गोल्ड स्मिथ, मीन्स जो गोल्ड स्मिथ है वो कौन है, रितेश है, इसका भाई। ठीक है सर। ऐसे ही मैं लिखता हूं शेक्सपियर द ड्रामाटिस्ट। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया बुक। अब उनकी किताब शेक्सपियर द ड्रामाटिस्ट, तो इसके लास्ट में हम एपोस्ट्रोफी देन एस लगाएंगे। शेक्सपियर द ड्रामाटिस्ट मींस ड्रामाटिस्ट कौन है, शेक्सपियर है, उनकी ये किताब है। ठीक है सर। तो सेकंड वर्ड पे हम हमेशा इस तरीके केस में एपोस्ट्रोफी देन एस लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल को समझते हैं हम। रूल नंबर 5 है हमारा, रूल नंबर 5 क्या कहता है, कोई भी कंपाउंड नाउन, ठीक है, उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगेगी। ठीक है सर। जैसे कि मैं लिखता हूं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉ मीन्स भारतीय सरकार का नियम। तो गवर्नमेंट एक आपका अलग नाउन है, ठीक है सर, और इंडिया आपका अलग नाउन है। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, पोसेशन दिखाने के लिए इंडिया के लास्ट में अपॉस्ट्रोफी देन एस लगाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ, क्योंकि दोनों कंपाउंड नाउन है, दोनों को मिलाकर के एक नाउन बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार। तो इंडिया के लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जिससे हमारा पोसेशन शो होगा में भारतीय सरकार का नियम। ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से, माय ब्रदर इन लॉ सन। अब मेरे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ कोई भी हो सकता है आपका, जैसे साला या फिर आपका जीजा, जो भी कह दीजिए। तो माय ब्रदर इन लॉ सन, लॉ के लास्ट में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ब्रदर इन लॉ को मिला करके आपका एक नाउन बन रहा है, आपका है ये कंपाउंड नाउन। तो हमारा नियम ये कहता है कि जहां भी आपका कंपाउंड नाउन आएगा उसके लास्ट में, लास्ट वाले नाउन में हम अपॉस्ट्रोफी देन एस लगाएंगे। ओके सर। अब आता है आपका नेक्स्ट रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, इसे देखते हैं। बाय एडिंग apostrophe then s to second word या फिर नाउन, ठीक है, possess और when joint possession is implied। कुल मिला के बात यह है कि यहां पर सेंटेंस में आपके दो नाउन्स कभी भी यूज हो रहे हैं, दो नाउन, ठीक है, और उनका जॉइंट पोसेशन है, दोनों की चीज एक ही है, एक ही चीज पर दो व्यक्ति का अधिकार है, तो वहां पर वो सिंगुलर के रूप में देखा जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं शीला एंड सरिताज हाउस, दो बहनें हैं शीला और सरिता, ठीक है, शीला एंड सरिता, इनका घर है, तो इस पर घर पर दोनों का अधिकार है। तो शीला एंड सरिता कंजंक्शन एंड से ज्वाइन करेंगे और अपॉस्ट्रोफी देन एस लगाएंगे सरिता के बाद में, मींस बाद वाले नाम के लास्ट में आप अपॉस्ट्रोफी देन एस लगा दीजिए, शीला एंड सरिताज हाउस, आपका पोसेशन शो हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है सर, तो अब आगे बढ़ते हैं और नंबर इसी तरीके से सातवां नंबर हो जाएगा। जैसे अब दो नाउन है और दोनों का सेपरेट पोसेशन हो रहा है, तब आपको दोनों को लास्ट में आप apostrophe देन एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं फिर भी। इन द केस ऑफ सेपरेट पोसेशन apostrophe then s is added to the both nouns। जैसे इसी को देख लीजिए, शीलाज एंड सरिताज हाउस, अब दोनों का अलग अलग हाउस है। शीलाज एंड सरिताज हाउस। अब यहां ये भी आपका प्लूरल हो जाएगा। शीला का हाउस अलग है और सरिता का हाउस अलग है, इधर इसीलिए हाउसेज लगाया गया है। यहां देखिए शीला एंड सरिताज हाउस था, केवल एक ही घर है, लेकिन यहाँ शीला एंड सरिताज हाउसेज होगा उसके बाद। क्लियर? शीलाज एंड सरिताज हाउसेज, दोनों के मकान अलग अलग हैं। सरिता का मकान अलग है और शीला का मकान अलग है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए एक अब लास्ट है इसका, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, देख लेते हैं जरा। आठवां नंबर लास्ट रूल क्या कहता है इसका, इसे भी देख लेते हैं। when one out of a number of things of the same kind in the possession are expressed both of and both of, यहां ध्यान देना, both of and apostrophe s are used। ठीक है सर, अब जरा देखिए क्या कह रहा है ये, जब एक ही प्रकार की वस्तु हो, अ नंबर ऑफ, ये देखिए व्हेन आउट वन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ सेम थिंग्स, ठीक है, सेम काइंड की वस्तु है, थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार की वस्तु, उनमें से कोई एक नंबर है, ठीक है, और उसका पोसेशन भी एक ही है, तो वहां पर हम दोनों चीज यूज करेंगे, वहां ऑफ भी हम यूज करेंगे और अपॉस्ट्रोफी एस भी यूज करेंगे। ठीक है सर, तो देखिए किस तरीके से यूज करेंगे यहां। एग्जाम्पल में लिख देता हूं, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, इसे आसानी समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, शी इज रीडिंग अ नोवेल ऑफ देसाई। ठीक है, यहां देखिए नोवेल पढ़ रही है, मीन्स हमने क्या कहा था, सेम काइंड की थिंग्स होंगी। नोवेल, देसाई के बहुत सारे नोवेल हैं, तो अ नोवेल उनमें से एक नोवेल है, और किसका, देसाई। पोसेशन किसका है उनके ऊपर, देसाई, देसाई ने लिखा है। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस देसाई के बाद यूज करेंगे। अ नोवेल मीन्स नोवेल में से एक है, तो वहां अनोवल आ गया, पहला नंबर आ गया, वन ऑफ आउट ऑफ, यहां लिखा था हमने वन आउट ऑफ अ नंबर, कई सारे नोवेल लिखे हुए हैं, उनमें से एक नोवेल पढ़ रही है। ठीक है, किसके द्वारा लिखे हुए हैं, देसाई, देसाई नोवेल। ठीक है सर, क्लियर हो गया? अगर इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरा लिख देते हैं, दिस इज द बुक
द नहीं, अ लगा देते हैं। दिस इज अ बुक ऑफ गोविंद्स। ठीक है सर। यहाँ देखिए किताब, गोविंद के पास बहुत सारी किताबें होंगी, उनमें से एक किताब है। ठीक है, अ बुक ऑफ गोविंद, जो गोविंद की किताबें हैं उनमें से एक किताब ये है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इतने सारे रूल्स पढ़ लिए, अब रूल्स के बाद में इनको यूज किस किस तरीके से करना है, दो या तीन यूसेज हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो नए पेज की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए अब यहां हम पढ़ेंगे यूसेज। पहला नंबर, पहला नंबर क्या कहता है, देखिए हम अपॉस्ट्रोफी एस को कहां कहां यूज करेंगे। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस वेयर टू बी यूज्ड, ऐसे लिखने से हम इस अपॉस्ट्रोफी एस को कहां कहां यूज कर सकते हैं। नंबर एक, पहला नंबर देखेंगे हम इसे, तो इसे देखिए लिविंग थिंग्स क्या है। ठीक है, नाउन्स डिनोटिंग लिविंग थिंग्स, ऐसी नाउन जो लिविंग थिंग्स को डिनोट करती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, एग्जाम्पल के लिए गीतास, बुक, गीता की किताब हो गई। ठीक है, काउज माउथ, गाय का मुंह। ठीक है, तो गीतास बुक एपोस्ट्रोफी एस, काउ एपोस्ट्रोफी एस, देन माउथ, गीता की किताब और गाय का मुंह। ठीक है, दूसरा नियम है, दूसरी चीज कहां यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी एस को, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे आपके, जैसे नेचर्स थ्योरी, नेचर्स थ्योरी। ठीक है सर, इसके बाद है आपका दूसरा, देखिए ड्यूटीज कॉल, सॉरी ड्यूटीज कॉल, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया, ड्यूटी को पर्सोनिफाई कर दिया। ठीक है, जैसे हम एक ये भी बोल देते हैं अक्सर करके नेचर्स कॉल है। अब नेचर्स कॉल तो सभी लोग जानते हैं, नेचर्स कॉल क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा, जो भी डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उच्च श्रेणी की जो वस्तु होती हैं, ब्लू पेन, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स उच्च श्रेणी की वस्तुएं हैं। जैसे मैं लिख देता हूं अर्थ मास, पृथ्वी का वजन क्या है, मून्स रेज, चंद्रमा की किरणें। अब ये डिग्निफाइड है, उच्च श्रेणी की अर्थ में, ये एक आपका पता ही, आपको एक अर्थ अपने आप में उसकी एक अलग श्रेणी है, मून, ये सारी की सारी उच्च श्रेणी की वस्तुएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है ऐसे नाउन जो टाइम और स्पेस या वजन को डिनोट करेंगे। ठीक है, नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस एंड वेट।
समय, जगह या फिर वजन, इस चीज को डिनोट करेंगे, उनके लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। देखिए जैसे अ डेज एंड, टाइम बताया, अ वीक्स सेलिब्रेशन, टाइम बताया, मीटर्स लेंथ, स्पेस बताया, जगह बताई, ठीक है, टन्स वेट, आपको वजन बताया, ठीक है सर। तो यहां आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां देखिए जितने भी आपके इनएनिमेट होंगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इनएनिमेट नाउन्स, उनके साथ में पोसेशन यूज नहीं होगा। फिर का यूज होगा सर। पोसेशन का मतलब है यहां आपका अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक। ये इनएनिमेट मतलब निर्जीव वस्तु इतनी होंगी, उसमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आप अगर कहें कि सर पृथ्वी का आपने और मून का आपने एग्जांपल दिया, तो उसमें भी तो अपनी देख लो वो श्रेणी का है। एनर्जी वस्तुएं जैसे मैं कहता हूं, कुछ वर्ड्स में लिख रहा हूं यहाँ, करेक्ट और इनकरेक्ट उनको देखेंगे जरा। मैं इधर पहले इनकरेक्ट लिखूंगा, फिर इसके बाद इधर करेक्ट लिखते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूं द हाउसेज रूफ, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। हाउस इनएनिमेट है, निर्जीव है, कैसे लिखा जाता है? इसके साथ पोसेशन नहीं लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा? द रूफ ऑफ हाउस, ठीक है सर। ऐसे ही आपका द चेयर्स लेग में अगर लिखना चाहूं, तो चेयर्स लेग्स, तो ये भी गलत होगा। क्या होगा? द लेग्स ऑफ चेयर, ये सही होगा, ठीक है सर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से कुछ भी आएगी, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या इनएनिमेट नाउन आएगा, वहां पर आप पोसेशन शो नहीं करेंगे। क्या शो करेंगे? ऑफ लगाएंगे, उसके बाद उसका पोसेशन आप बनाएंगे, द रूफ ऑफ हाउस, द लेग्स ऑफ चेयर, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही कैप ऑफ पेन कर दीजिए, कैप पेन्स कैप नहीं होगा, कैप ऑफ पेन होता है हमेशा। गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल करेक्ट करिए उसे, ठीक है सर। अब लास्ट में दो केस और रह जाते हैं। सेकंड लास्ट है आपका वोकेटिव केस, चौथा नंबर है इसका। इसे आप सिंपली लिख सकते हैं ऑर्डर, ठीक है सर। इसे आप आदेशात्मक बोलते हैं। अब आदेश में कैसे आएंगे? ऑर्डर्स आएंगे। जैसे सिंपल लिख दीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इसका भी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी कर ही लेते हैं डेफिनेशन लिख के। जैसे वोकेटिव केस, implies the person addressed, ठीक है सर। किसी को आदेश देंगे, किसी का हम आह्वान करेंगे, किसी के बारे में परिचय देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहां, मोहन, मोहन को एड्रेस किया, उसके बाद आदेश दिया कम ये, ठीक है। जैसे बॉयज वर्क हार्ड, ठीक है सर। तो ये आपका वोकेटिव केस हो गया। और अब लास्ट में बचता है आपका डेटिव केस। डेटिव केस को आप इजीली समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होइएगा।
चलिए डेटिव केस के लिए नया पेज खोल लेते हैं। लास्ट में बचता है आपका डेटिव केस। डेटिव केस में क्या है आपका डेफिनेशन, अगर इसकी देखें, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डिनोट द पर्सन whom thing is given, thing is given मतलब ऐसे व्यक्ति को बताता है जिसको सामान्य वस्तु दिया जा रहा है या फिर जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं, और फॉर होम थिंग इज डन, ठीक है। इस तरीके समझते हैं, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है या जिसको कोई वस्तु दी जा रही है, ठीक है। अब इसे हम जनरली देख सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस हमने देखा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम नोट में डाल देते हैं, नोट में डाल दीजिए इसे। इट इज जनरली denotes indirect objects, ठीक है सर। तो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे डेटिव केसेस होंगे, या फिर जितने डेटिव केसेस होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। जैसे मैं यहां एग्जांपल लिख देता हूं, आई गिव यू अ मैसेज, आई गिव यू अ मैसेज, ठीक है सर। तो मैंने तुमको संदेश दिया, ये जो यू है इसमें ये आपका डेटिव केस है। किसको दिया, यू, मीन्स जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। या फिर रामा गेव सतीश अ बुक, ठीक है। तो अ बुक मैंने पहले बताया था, आपके इतने भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे कोई भी वस्तु होगी, थिंग्स को डिनोट करेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन होता है या फिर पर्सन के रूप में आपका प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ प्रोनाउन कोई पर्सन ही होगा, यहाँ सतीश का डायरेक्ट नाम आ गया है। तो यहाँ देखिए रामा ने सतीश को एक किताब दी, तो सतीश क्या है, आपका डेटिव केस है, ठीक है सर। तो ये आपका आज का चैप्टर था डेटिव केस, या डेटिव सॉरी नाउन का केसेस। यहां तक अगर किसी कोई दिक्कत रही हो या फिर चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप सीधे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है सर। और इसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर में अब प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप कि जब मैं अपनी इतनी मदद कर रहा हूं तो आप मेरी मदद करिए। मेरी मदद आप किस तरीके से कर सकते हैं, नीचे आपके लिए लाइन फ्लैश हो रही है, आप देख रहे हैं। आपको केवल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे ऐसा नहीं कि केवल आप ही अंग्रेजी या फिर ग्रामर सीख सकें, अपने दोस्तों को या फिर जो अंग्रेजी ग्रामर सीखना चाहते हैं उनको भी आप ये चीज एड्रेस करिए, बता दीजिए कि यहाँ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छी गुणवत्ता वाली अंग्रेजी ग्रामर सीख रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए साथ में, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी ही आएगी नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद आपका।